अनुभव, उत्कर्ष, अभिनव, अर्पिता। वीडियो ऑन करो लोग सब अपना अपना। क्या हुआ जी, सुनाई नहीं दे रहा है? अनुभव, यस सर कर रहे हैं। आयुष 10 जी वीडियो ऑन करो। अभिनव कुमार 10A वीडियो ऑन करो। अर्पिता 10H। अभिनव कुमार 10A सुनाई दे रहा है? अभिनव, यस सर। जल्दी ऑन करो। कौन है? कल हम लोग कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। कल थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन किए थे कार्बन के बारे में। उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन जो कल हम लोग डिस्कशन किए थे? कल इसमें से ऐसा कोई है जो कल नहीं भी था? जितने लोग आज अभी तक ज्वाइन किए हैं सब लोग कल थे? आयुष 10 जी नहीं था? आयुष, आयुष 10 जी, आयुष 10 जी, जवाब नहीं देगा तो रिमूव कर देंगे। ज्वाइन करके बस खाली अपने गायब हो गया वो। हाँ जी, तो चलो फिर से एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्मृति प्रिया कोई है 10 जी में? सलोनी? यस सर। हाँ, यस है। ओके। तो कार्बन एक नॉन मेटल है। इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, स्क्रीन पे लिख देते हैं कार्बन के डिटेल्स। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर कितना है जी इसका? 6। 6। वेरी गुड। 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,4। 2,4। वेरी गुड। क्या लिखा रहा है जी? सेल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 2,4, लेकिन अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं तो हम लोग लिखते हैं 1s2, सॉरी 1s2, 2s2, और ये आता है सबको लिखने? सब सेल यस सर। फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है? नो सर। नहीं आता है? अच्छा, इसको फिर कभी हम लोग सीख लेंगे जिनको नहीं आता है। हालांकि हम अपने क्लास में जिसने 9 में पढ़ाए हैं उसमें पढ़ा चुके हैं। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही डिसाइड होता है कि वो पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप और किस ये में रहेगा पीरियड में। पीरियोडिक टेबल पता है, पढ़ना भी है इसके बाद वाला चैप्टर में। पीरियोडिक यस टेबल सर। देखे हो लोग? यस सर। तो आपको ये जो कार्बन है
ये पीरियोडिक टेबल में रो और कॉलम होते हैं। पीरियोडिक टेबल हम अभी दिखा देंगे आप लोगों को, जो लोग नहीं देखे हैं। तो रो और कॉलम होते हैं, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको बोलते हैं पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल के ये ग्रुप 14 में होता है, और पीरियड हो जाता है इसका कौन सा? 2। वेरी गुड। और एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू सब सेल, तो ब्लॉक हो जाता है पी इसका। शौर्य सिन्हा, अभिनव कुमार टेने। अभिनव कुमार कई को टेने में है जी? ब्लॉक आपका इसका हो जाता है ई। तो ये हो गया इसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन। ठीक है, ये सब नोट करते जाना है, आपका जो फेयर कॉपी बनेगा उसमें नोट करते जाना है। नोटिस मिल गया होगा सभी लोगों को स्कूल का ओपनिंग का? यस सर। कौन कौन लोग आ रहे हैं स्कूल? सर बस तो हम नहीं चल रही है? आएंगे। हाँ, आएंगे तो वहाँ लाइव क्लास भी चलेगा और उसी का स्क्रीन पे डिस्प्ले भी किया जाएगा, मतलब वही सेम ऑनलाइन में भी चलेगा और ऑफलाइन में भी वही जो बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, मतलब सब दोनों साथ साथ चलेगा। थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा हम लोगों को, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं और बच्चे अपने घर पे स्क्रीन के सामने बैठे हैं। फिर क्लास में जब बच्चे बैठेंगे तो वो स्क्रीन के पीछे रहेंगे, हम लोग स्क्रीन के आगे रहेंगे, तो उनको स्क्रीन वाला चीज दिखाई नहीं देगा, उनको जो बोर्ड पे लिखेंगे वही दिखाई देगा। थोड़ा बहुत उसका एडवांटेज भी होगा, डिसएडवांटेज भी होगा। चलो एनीवे, तो कार्बन एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हो गया। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे कि आप पी में जा रहा है, पी जो है सबसेल है, SPDS जो है ये सबसेल कहलाता है। तो चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है इसलिए इसका ब्लॉक पी कहलाता है। और आपको देखोगे कि ये 2, ये जो इधर वाला लेफ्ट वाला 1 2 दिख रहा है ना, ये आपका सेल का नंबर है। तो मैक्सिमम सेल नंबर क्या है? 2 है, तो इसलिए पीरियड 2 हो गया। और ग्रुप 14 कैसे होता है वो हम लोग जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। तो ये सब लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाएं। मिटाएं। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कार्बन का परिचय हो गया। अब इसका अक्रेंस यानी कि प्राप्ति कहाँ से होता है, कैसे होता है? तो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो उसका परसेंटेज कितना है? 0.02। 0.03, नॉट 2। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है एयर में, एटमॉस्फेयर में 0.03% है। और एज ए कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट या कोल, पेट्रोलियम या जो भी मिनरल्स है उसके फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में भी ये पाया जाता है, जिसका परसेंटेज है ओनली 0.02%। अब इतना कम परसेंट होने के बाद भी इसके इतने सारे कंपाउंड्स हैं और सारे यूजफुल कंपाउंड्स हैं कि इसके कंपाउंड्स के स्टडी के लिए एक सेपरेट ब्रांच बना दिया गया, एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है लेकिन उसको एक्सेप्शन माना जाता है। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं माना जाता है? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखा नहीं रहा है। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम एज देयर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब कि उसका कंपाउंड का प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन पे ही डिपेंड कहलाएगा। और इसमें एक्सेप्शन होता है। कौन कौन से एक्सेप्शन है? तो एक्सेप्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया,
बाइकार्बोनेट्स को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। तो बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड, ये सारे जो हैं आपको कार्बन तो है इनमें, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते हैं। समझ में आया डिफिनीशन? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. इसमें कार्बन है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्यों नहीं कहलाते हैं? क्योंकि जैसे मान लो कि अब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रॉपर्टी वो डोमिनेंट नहीं होती है। उस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कार्बोनेट्स हो गए, या बाइकार्बोनेट्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए, तो इन सब में जो है कार्बन की प्रॉपर्टी डोमिनेंट नहीं होती है, इसलिए उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन के कंपाउंड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चूंकि कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, यानी लास्ट सेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन है। और हम बताए थे मेटल नॉन मेटल पढ़ाते समय केमिकल बॉन्डिंग में कि हर एटम चाहता है कि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो कार्बन का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है जी? नियोन। नियोन। चलो देखते हैं हम लोग कि कौन है नजदीक में। हम यहाँ पे बीच में कार्बन रख दिए, ठीक है, कार्बन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर है 6। अब इधर देखते हैं, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में, तो इसका जो इससे कम एटॉमिक नंबर वाला जो इनर्ट गैस है वो है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 2। ठीक है, और अब फिर इसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, तो इसके बाद वाला जो इनर्ट गैस दिखता है, यानी इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर है जिसका, वो है नियोन। तो आप देखो कि इसके अगल बगल दोनों तरफ 2 इनर्ट गैस हैं, एक है हीलियम और एक है नियोन। अगर इसको हीलियम की तरह होना है तो 6 से 2 होना पड़ेगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन का तो क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। और इधर अगर जाते हैं तो 4 इसको यानी अगर इधर जाना पड़ेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और अगर इधर जाएगा, मतलब इसके जैसा होना पड़ेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन ज्यादा आसान है, इलेक्ट्रॉन गेन करना कि लूज करना? हाँ जी, कार्बन को क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए कि लूज करना चाहिए? जल्दी से जवाब दो सर लो। हाँ बोलो सर बोलो। दोनों में तो नंबर सेम ही है, या लूज करे या गेन करे। गेन करे। देखो, इलेक्ट्रॉन जब कोई लूज करता है तो उसको एनर्जी चाहिए होता है, तो एनर्जी उसके पास आए, इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके अंदर से, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पुल करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। और अब ये अभी आगे जब 11th में जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा, कुछ और टर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये सब जब टर्म पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें कम एनर्जी की जरूरत होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तीसरा निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और चौथा निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसी तरह से अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी साथ में मिलता है। तो अगर मान लो एनर्जी थोड़ी सी मिल गई तो ज्यादा चार्ज हो जाएगा, थोड़ा दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो और एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो और थोड़ा ज्यादा चार्ज हो जाएगा पार्टिकल। दोनों ही केस में क्या होगा कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है तब भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, उसके जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तब भी उसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ना वो ले सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही दे सकता है। तब क्या बच गया उपाय? शेयर कर सकता है।
तो जब भी वो शेयर करेगा, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, दो एटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, जिसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, तो वो जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कि वैलेंसी शेयर की है आपस में। तो जो वैलेंसी शेयर करके बॉन्ड बन रहा है, तो उसका जो कंपाउंड बनेगा वो कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। अब कोवैलेंट कंपाउंड अगर होगा तो उसका प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड से पूरी तरह से डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा कि चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो कंपैरेटिवली वीक होता है, आयनिक बॉन्ड की तुलना में काफी वीक होता है। तो अगर बॉन्ड वीक है तो उसका जो तोड़ना है, बॉन्ड को हटाना है, तो उसके लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं होगा, इसलिए ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे। और इसलिए पुअर कंडक्टर, जब पहला प्रॉपर्टी आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री आयंस नहीं है, और चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसलिए इनका डिसोसिएशन से कोई भी आयन नहीं बनेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ये सब हो गए कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टी, और यही सेम प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत आगे कम अधिक करके और आपको कोवेलेंट कंपाउंड के भी होंगे। अब आते हैं हम लोग, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बोलते हैं, तो उसके पीछे कारण है वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, है नहीं, बर्जीलियस, जे बर्जीलियस यहाँ दिख रहा होगा नाम। तो बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जिनका ये स्टेटमेंट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सोर्स से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, चाहे वो शुगर हो, यूरिया हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, कुछ भी हो, ग्लूकोज हो, ये सारे कहाँ से मिलेंगे? तो लिविंग क्रिएचर से मिलेंगे। वो प्लांट्स से मिल सकते हैं, वो एनिमल से मिल सकते हैं, वो माइक्रोब से मिल सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था ये काफी दिनों तक चला, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके बनने के पीछे एक मिस्टीरियस वाइटल फोर्स काम करता है। अब मिस्टीरियस वाइटल फोर्स क्या है? जैसे हम लोग अपने बात करते हैं हिंदू धर्म में या कोई भी धर्म में कि हम लोग का जो शरीर है वो नश्वर है, यानी इमोर्टल है, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो नहीं मरती है। और वो आत्मा क्या है, आज तक इसका कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है। तो कुछ लोग करेंगे एनर्जी का एक फॉर्म है, और एनर्जी चूंकि न डिस्ट्रॉय हो सकता है, नहीं बन सकता है, न बनाया जा सकता है, उस तरह का है। यानी कि कुल मिला के हम जो लोग का जो सोल है, जो आत्मा की जिसकी बात करते हैं हम लोग, तो उसको एक जरूरी भी है, उसके बिना वो इंसान या कोई भी लिविंग क्रिएचर जिंदा रह, और वो क्या है आज तक ये पूरी तरह से पता भी नहीं है। तो एक वो भी एक मिस्टीरियस वाइटल फोर्स कहलाता है। तो उसी तरह से इन्होंने, बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने के पीछे भी एक वाइटल मिस्टीरियस फोर्स काम करता है। अब ये कंसेप्ट काफी दिनों तक चलता रहा, सदियों तक। एक दूसरे साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वूहलर। तो फ्रेडरिक वूहलर जो है अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया करते थे और कुछ कंपाउंड बनाते थे। तो जनरली वो एक कंपाउंड बनाते थे, अमोनियम नाइट्रेट, एक सेकंड बता, एक जैसे वो लेते थे ये आपको पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट सॉरी, और रिएक्शन कराते थे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम कार्बोनेट, इसे लिखा नहीं है।
आवाज आ रही है जी? यस सर। इधर मेरा ईयरफोन का ब्लूटूथ वाले का बैटरी लो बता रहे हैं। हेलो। यस सर। हेलो, साउंड आ रही है जी? यस सर। हाँ, थोड़ा मेरा साउंड के साथ बहुत कुछ आ रहा है। वो बैटरी डाउन हो गया। चलो, तो हम बता रहे थे वूलर सिंथेसिस के बारे में। अभी थोड़ा बहुत तो आवाज आ रहा है ना? हेलो। यस सर, आवाज आ रहा है। हाँ, ठीक। तो वूलर जो थे, उन्होंने वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एक सेकंड, इसको लिख के बताते हैं। तो वो जो है वो एक कंपाउंड है, पोटेशियम साइनाइड का नाम सुने हो लोग? पोटेशियम साइनाइड। हेलो। हेलो।
आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, बोलिए। हाँ, तुम लोग उधर से जवाब नहीं दे रहे तो हमको पता नहीं चल रहा कि आवाज आ रही है कि नहीं। तो पोटेशियम साइनाइड का पूछे कि किसी को नाम पता है? पोटेशियम साइनाइड। नो सर। नो सर। पोटेशियम साइनाइड एक बहुत जहर होता है, पॉइजन। ये कहाँ से आ गया, ये हट नहीं रहा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा KCNO लिखा हुआ। तो पोटेशियम साइनाइड जिसे हम बता रहे थे, अगर सिर्फ KCN रहता तो वो कहलाता पोटेशियम साइनाइड, लेकिन यहाँ पे KCNO हो गया तो उसका नाम है पोटेशियम साइनेट। और साथ में ये कौन सा कंपाउंड लिखा हुआ है? अमोनियम इसका नाम कोई? अमोनियम क्लोराइड, वेरी गुड। तो अमोनियम क्लोराइड वो जनरली क्या करते थे कि ये दोनों सॉल्ट, दोनों सॉल्ट ही कहलाएगा, इनको ले करके और उसको हीट करते थे। तो हीट करने से वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम सुने होंगे लोग, फर्स्ट टर्म में जो पढ़ाए थे। तो वो बनता था आपको NH4CNO और साथ में पोटेशियम क्लोराइड। अब क्या हुआ कि जैसे उसमें हीट करने का एक आपको फिक्स होता है कि इतना टेम्परेचर तक हीट करना है। जैसे आप कोई खाना भी पका रहे हो तो इतना ही तक हीट करना, ज्यादा हीट कर देंगे तो या तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन वो हीट ज्यादा कर दिए। तो ज्यादा जब हीट कर दिए तो ये जो आपका कंपाउंड ये जो दिख रहा है, ये अमोनियम साइनेट जो है, इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम। पहले सबका नाम लिख देते हैं। सर आवाज नहीं। आवाज आएगा, थोड़ा नजदीक आके बोलते हैं। तो आपका जो ये जो कंपाउंड है, जो सबसे पहला वाला जो लिखा है KCNO, इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनेट, ठीक है। और साथ में क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड, तो मालूम है सबको। अब ये जो NH4CNA है, इसको बोलते हैं, NH4 हो गया अमोनियम, और साइनेट हो गया CNO। तो ये बनता था, और साथ में KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। अब एक दिन क्या हुआ कि वो ओवरहीट कर दिए। तो ओवरहीट कर दिए तो ये कंपाउंड पहले बना NH4CNO, और उसके बाद जब ज्यादा हीट मिला तो ये जो कंपाउंड है, ये इसके जो एटम्स हैं आपस में वो रीअरेंज हो गए। रीअरेंज होकर के ये कंपाउंड बन गया। अब देखो यहाँ पे हम वो कंपाउंड बना रहे हैं। ऑर्गेनिक मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर। ये बन गया, और दोनों तरफ NH2 है। जैसे इधर भी देखोगे तो NH2 और इधर भी NH2, ये मीन कार्बोक्सिल कंपाउंड, कार्बोक्सी बन गया। इसको, इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है यूरिया। अब यूरिया ऐसा कंपाउंड है, ये कॉमन नेम है, तो यूरिया कहाँ से मिलेगा? तो बता सकता है कि यूरिया का मेन सोर्स क्या होगा? जी सर मैन्यूर जहाँ से मिलता है सर, डेड एंड डिकम्पोजिंग पार्ट ऑफ फूड मटेरियल्स। तो मतलब कि लिविंग क्रिएचर्स नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है, जो एनिमल्स क्रीटा होता है, यानी गाय का, भैंस का गोबर जो हो गया, उससे यूरिया बनता है, खाद, जो ऑर्गेनिक मैन्योर कहलाता है। तो ये यूरिया जो है, इसका जो मेन सोर्स था वो लिविंग क्रिएचर। यूरिया पहले से वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड था। वन सोर्स था, वो था एनिमल एक्सक्रीटा, यानी लिविंग सोर्स, लिविंग क्रिएचर सोर्स। अब ये यूरिया उन्होंने एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली लेबोरेटरी में बना दिया। तो ये जो बर्जीलियस की जो थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ
लिविंग सोर्सेज से ही प्राप्त हो सकते हैं और उनके बनने के पीछे मिस्टीरियस वाइटल फोर्स की जरूरत होती है। ये जो उनकी थ्योरी थी ये यहीं पे खत्म हो गई। यहाँ पे फ्रेडरिक वूलर ने एक्सीडेंटली ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है और आज के डेट में हजारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रोज किसी न किसी लेबोरेटरी में बन रहे हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बढ़ गया। तो ये ऊपर वाला पार्ट आपका हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ तक, और ये जो नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ से लेकर के ये सब हम जो लिखे इसमें एडिशनल में, ये आपका कहलाता है वूलर सिंथेसिस। ठीक है, तो रिकॉर्ड तो ही रहा है, इसको नोट भी कर लोगे लोग अपना। नेक्स्ट आते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। तो ये हम ऑलरेडी बता दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 है, यानी कि लास्ट सेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसको अगर इनर्ट गैस की तरह होना है, चाहे वो हीलियम की तरह होना हो या फिर नियोन की तरह होना हो, तो इतने ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होगा कि इसका जो एटम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताते हैं कैसे नहीं होगा। जैसे सपोज कि कार्बन हीलियम की तरह होने के लिए क्या करेगा, हीलियम की तरह होने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? 4 लूज करना पड़ेगा। लूज करना पड़ेगा। तो अब ये देखो कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या स्थिति होगी। कार्बन के पास अभी है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन है। ठीक है, और अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लूज कर दिया तो अब क्या होगा, इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। और प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा। अब आपको पता होगा कि प्रोटॉन कहाँ होते हैं, एटम में कहाँ होते हैं प्रोटॉन, कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा सेल में, और लास्ट वाला सेल तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। तो क्या होगा, आपके प्रोटॉन में 6 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज है और सेल में 2 ही निगेटिव चार्ज है। तो सेल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ खिंचाएगा ना, उसको अट्रैक्ट करेगा ना न्यूक्लियस अपनी तरफ। तो क्या होगा, एटम जो है कार्बन का वो श्रिंक होते जाएगा और श्रिंक होकर के वो खत्म हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर जो है कार्बन गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या होगा, तब इसके पास 6 पहले से है और 4 ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं सिर्फ 6। तो उस केस में जो लास्ट सेल है जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी जो सेल में है, सॉरी न्यूक्लियस में है, वो कम हो जाएगी। तब उस केस में न्यूक्लियस जो है वो आउटर सेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उस केस में एटम एक्सप्लोड कर जाएगा। यानी कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तब भी इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो स्टेबल नहीं रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तब भी एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही देता है, बल्कि ये शेयरिंग करता है और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स ओनली। तो कारण में यही लिखेंगे कि इफ कार्बन द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल एंड इट्स atomic number is 6, so it has 4 electrons in its valence shell. If it gain 4 electrons, then it will have the nucleus will explode, nucleus will attract towards the cell and the nucleus may explode. If we lose 4 electron, then there will be 6 protons in nucleus and only 2 electrons in the cell. In that case, the cell will attract towards the nucleus and ultimately it may fail into the nucleus and the atom will collapse. In both the cases, atom may be collapsed, so carbon
neither loses 4 electrons nor gain 4 electrons. In addition, it shares its 4 electrons with other atoms of different elements or the same element and form covalent